प्रणाम सभी को। आज हम 6 नंबर इकाई के इस भाग में समझ रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र में अंतर। इसके पहले भी हम प्राथमिक क्षेत्र, जिसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र जिसको सेकेंडरी क्षेत्र बोलते हैं, और तृतीयक क्षेत्र। तो इस प्रकार से तीनों क्षेत्रों को इसके पूर्व समझ चुके हैं। पूछा गया प्रश्न 2 नंबर 3 नंबर में कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। यह भी पूछा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। यहाँ ये तीनों को इकट्ठा कर दिया गया है और तीनों में अंतर किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में। समझते हैं हम इसको। यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, यह क्षेत्र वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक साधनों का शोषण करता है तथा इससे वस्तुएं तथा सेवाएं पैदा करता है। तो प्राकृतिक साधनों का शोषण करके वस्तुएं और सेवाएं पैदा करना प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र, यह क्षेत्र वस्तुओं को दूसरी वस्तु में परिवर्तित करता है, जिसमें उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्टि मिलती है। उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्टि देने वाला क्षेत्र और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में परिवर्तित करने वाला क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। तृतीयक क्षेत्र, यह प्राथमिक तथा गौण क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है। प्राथमिक क्षेत्र को और गौण क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करने वाला क्षेत्र तथा इनके कार्यों को सरलता से चलाने में सहायक होता है। इसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन से क्षेत्र के नाम से जानते हैं इसे? सेवा क्षेत्र के नाम से। दूसरा, इस क्षेत्र को कृषि तथा संबंधित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र तथा संबंधित कृषि तथा उससे संबंधित क्षेत्र, कृषि से जो उत्पाद निकलते हैं उससे संबंधित क्षेत्र, जैसे पशुपालन है, दुग्ध उत्पादन है, ऊन उत्पादन है, मत्स्य उत्पादन है, तो कृषि तथा संबंधित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। द्वितीयक क्षेत्र, इसे निर्मित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन से क्षेत्र से? निर्मित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तृतीयक क्षेत्र, इसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तीसरा अंतर आता है, इसमें सभी कृषि तथा संबंधित क्रियाएं जैसे वन, खनन तथा उत्खनन, मछली पालन, पशुपालन आदि शामिल होते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में इसे निर्माण इकाइयाँ, छोटे पैमाने तथा बड़ी फर्में, बड़े निगम, बहुराष्ट्रीय निगम इसमें शामिल होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण करना, जैसे कृषि से गेहूं उत्पादित होता है तो द्वितीयक क्षेत्र
उसके बिस्कुट बनाता है, उसके डबल रोटी बनाता है, गेहूं का उत्पाद आटा बनाना, मार्केट में भेजना, ऐसे कार्य द्वितीयक क्षेत्र करता है। तो इसमें छोटे पैमाने के उद्योग भी आ जाते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग भी आ जाते हैं, निगम भी आ जाते हैं, बहुराष्ट्रीय निगम भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तृतीयक क्षेत्र, इसमें सेवाएं आती हैं। सेवाएं, ये जो उत्पाद है ये उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का काम तृतीयक क्षेत्र करता है। तो जैसे बैंकिंग, बीमा, व्यापार तथा संचार आदि शामिल होते हैं इसमें। चौथा, असंगठित तथा परंपरागत तकनीकें। चौथा अंतर आता है असंगठित तथा परंपरागत तकनीकें इसमें आती है। संगठित क्षेत्र नहीं आता, असंगठित क्षेत्र आता है। जैसे कृषि का जो मालिक रहेगा वो स्वयं अपनी मर्जी से ही कृषि करेगा, चाहे वह शिक्षित होकर के करे या परंपरागत तकनीकी से करे, है ना। आज जो पुरानी तकनीकी है उससे, या तो स्वयं प्रशिक्षित होकर के स्वयं करे, अपने मर्जी का मालिक होता है। द्वितीय क्षेत्र, इसमें संगठित तकनीकें आती है, क्योंकि गेहूं से आटा बनाना है तो किस प्रकार से बनाना है, टेक्निक के द्वारा, है ना। तो उसमें दलिया बनाना, डबल रोटी बनाना, टोस्ट बनाना, तकनीकें सम्मिलित होगी। जितनी टेक्निक आएगी उतनी अच्छा प्रोडक्ट निर्माण होगा। तो संगठित क्षेत्र इसमें आते हैं। तृतीय क्षेत्र में संगठित तथा आधुनिक तकनीकें आती है। संगठित क्षेत्र आएगा और आधुनिक तकनीकें आएगी। जितनी आधुनिक तकनीकी सेवा के क्षेत्र में आएगी कि उपभोक्ता तक जितने जल्दी वस्तु पहुंच पाए, जिस भी माध्यम से पहुंचे, यह सेवा क्षेत्र में आता है। चौथा, श्रम विभाजन, की कोई संभावना नहीं, इसमें श्रम विभाजन की संभावना नहीं, यानी एक दूसरे को बांट नहीं सकते। जो मालिक है कृषि का वह स्वयं भी कर सकता है और चाहे तो मजदूर लगा करके या ठेका दे करके बटाई से उत्पाद निकाल सकता है, परंतु द्वितीय क्षेत्र जो है यह उत्पादन के लिए जटिल श्रम विभाजन अनिवार्य है। उत्पादन अगर करना है तो इसके लिए इसे कंपनी भी लगेगी, इंजीनियर लगेंगे, ड्राइवर लगेंगे, तो इसमें श्रम विभाजन आवश्यक हो जाता है। तृतीय क्षेत्र में जटिल तथा भौगोलिक श्रम विभाजन, जटिल तथा भौगोलिक दोनों प्रकार के श्रम विभाजन का प्रयोग होगा। उपभोक्ताओं तक वस्तुएं पहुंचाने के लिए हमें दुकानदारों की भी आवश्यकता पड़ेगी, रिटेलर की भी आवश्यकता पड़ेगी, थोक व्यापारियों की भी आवश्यकता पड़ेगी, और इस प्रकार से उस प्रोडक्ट को आसानी से और अच्छे प्रचार प्रसार के द्वारा, संचार के माध्यमों के द्वारा उस प्रोडक्ट को उपभोक्ताओं की पसंद का प्रोडक्ट बनाएगा। तो तृतीय क्षेत्र का विशेष काम होता है। आगे चौथा पॉइंट हो गया। तो इस प्रकार से हम समझे किसको, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को। इसको पूर्व में भी हमने छोटे छोटे प्रश्नों में समझ लिया था, है ना, परंतु यहाँ बहुत अच्छे से हमें विस्तृत वही रूप तीनों एक साथ देखने को मिल गए। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर लिखिए।
राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है। तो राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर, तो एक कॉलम बना लेंगे इस प्रकार से हम, किसका, क्रमांक का। क्रमांक, दूसरा कॉलम बना लेंगे अंतर का आधार, तीसरा कॉलम बना लेंगे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का, और चौथा कॉलम बनाएंगे हम प्रति व्यक्ति आय का। तो पहला अंतर समझते अर्थ के विषय में कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का क्या अर्थ है। तो राष्ट्रीय आय किसी देश में वर्ष भर में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की वास्तविक राशियों का योग है। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय किसी देश में वर्ष भर में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की वास्तविक राशियों का योग। किसी देश भर में एक वर्ष में, एक समय अवधि में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई है, उन सभी वस्तुओं और उनको पहुंचाने में तृतीय जो सेक्टर है, उस तृतीय क्षेत्र की वास्तविक जो राशियां है, इन सभी का योग राष्ट्रीय आय कहलाएगा। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय में आएगा कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग लगाने पर जो राशि आती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दे देंगे तो उससे भागफल जो आएगा, जो राशि आती है उसे एक व्यक्ति की आय, उसको प्रति व्यक्ति की आय कहेंगे। अर्थात यह कुल राष्ट्रीय आय का प्रति व्यक्ति औसत भाग है। दूसरा, व्यापकता। तो राष्ट्रीय आय क्या है? देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का वास्तविक योग। और प्रति व्यक्ति आय क्या है? राष्ट्रीय आय में जनसंख्या उस देश की जो रहेगी, उस जनसंख्या का भाग देने पर जो भी भागफल आएगा उसे प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। तो राष्ट्रीय आय का प्रति व्यक्ति आय जो है एक औसत है, एक औसत भाग है। व्यापकता राष्ट्रीय आय की क्या है? राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय शामिल रहती है। राष्ट्रीय आय में क्या शामिल रहेगा? प्रति व्यक्ति आय शामिल होगी। प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय आय का एक अंश है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने पर जो औसत भाग निकलता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? व्यापकता में अंश कहलाएगा, राष्ट्रीय आय का एक अंश। तो राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय शामिल होती है और राष्ट्रीय आय का प्रति व्यक्ति आय एक
अंश है। तीसरा अंतर सूचक। सूचक के रूप में हम देखते हैं राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक प्रगति की सूचक है। किसकी सूचक है? राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक प्रगति की सूचक है। आर्थिक प्रगति की कैसी सूचक है? जो भी राष्ट्रीय आय एक वर्ष की समस्त उत्पादन की राशि का योग होगा, उस राशि का योग जितना अधिक होगा, है ना, वह दिखाएगा कि उस देश ने कितनी प्रगति की है। प्रति व्यक्ति आय व्यक्ति विशेष की आर्थिक स्थिति की सूचक है। राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक स्थिति की सूचक है और प्रति व्यक्ति आय व्यक्ति विशेष की आर्थिक स्थिति की सूचक है। चौथा उपयोग। इसका उपयोग राष्ट्रीय हितों तथा जन कल्याण के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय हितों तथा जन कल्याण के लिए किसका उपयोग करते? राष्ट्रीय आय का। और प्रति व्यक्ति आय इसका उपयोग व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। चले प्रश्न अगला। राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय संपदा में क्या अंतर है? राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय संपदा में क्या अंतर है? तो उत्तर राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय संपदा में अंतर यहाँ देखते हैं हम। इस प्रकार से चार्ट बनाएंगे। पहला कॉलम बना लेंगे हम क्रमांक का, दूसरा अंतर का आधार, तीसरा राष्ट्रीय आय और चौथा राष्ट्रीय संपदा। तो अंतर देखते हैं। पहला अर्थ की दृष्टि से राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। इसके पहले भी हमने लिखा, वही यहाँ आएगा। विशेष समय अवधि एक वर्ष में देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। विशेष समय अवधि यानी एक समय अवधि के अंदर यानी एक वर्ष के अंदर देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय संपदा किसे कहेंगे? देश के सभी व्यक्तियों के पास कुल मात्रा में उपलब्ध धन तथा समाज के पास सामूहिक रूप से उपलब्ध धन का योग राष्ट्रीय संपदा कहलाएगा। देश के सभी व्यक्तियों के पास, देश के सभी व्यक्तियों के पास कुल मात्रा में उपलब्ध धन तथा समाज के पास सामूहिक रूप से उपलब्ध धन का योग क्या है? राष्ट्रीय संपदा है। दूसरा अंतर निकालते हैं माप से। राष्ट्रीय आय की माप कैसे करेंगे? इसकी माप विशेष समय अवधि पर होती है, एक वर्ष के आधार पर। और संपदा की माप
राष्ट्रीय संपदा समय के विशेष बिंदुओं पर मापी जाती है। जब जिसकी आवश्यकता पड़ेगी तब माने जो है देख लेंगे कि हमारे पास में यह संपदा कितनी मात्रा में। राखी का त्यौहार आ रहा है तो हम देखेंगे कि इस त्यौहार को मनाने के लिए जिन जिन आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है वह कितनी मात्रा में, तो कितना उत्पादन करना पड़ेगा हमें, और शेष है तो उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं। तीसरा अंतर समझते हैं हम प्रकृति से। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है। राष्ट्रीय आय क्या है? एक प्रवाह है। और राष्ट्रीय संपदा क्या है? यह एक स्टॉक है। चौथा अंतर निरंतरता। राष्ट्रीय आय का प्रवाह निरंतर जारी रहता है। कैसा रहता है? सिर्फ इतना भी अगर लिखा ना आपने, निरंतर जारी रहता है तो भी चल जाएगा। और राष्ट्रीय संपदा राष्ट्रीय आय तथा बचत की वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है। राष्ट्रीय संपदा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और बचत की वृद्धि होगी तो यह साथ साथ बढ़ेगी। धन्यवाद, आपने यहाँ तक मुझे जो सहयोग प्रदान किया, समझा। मैं चाहता हूँ कि इस इकाई से जितने भी अंक हैं वह सभी अंक आपको मिले। 2 अंक के रूप में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 अंक के रूप में और 5 नंबर के रूप में तथा वस्तुनिष्ठ। तो कोई भी प्रश्न खाली न जाए। गृह कार्य विशेष प्रश्न तैयार करेंगे। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा दीजिए। और दूसरा प्रश्न है व्यक्तिगत आय क्या है? अभी पढ़ा ना आपने, व्यक्तिगत आय और राष्ट्रीय आय में अंतर, तो व्यक्तिगत आय क्या है? तीसरा प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। चौथा प्रश्न स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है बताइए। तो यह चारों प्रश्न अच्छे से कंप्लीट आपको करना है। प्रणाम, धन्यवाद।